जी सर, वाकई में बहुत थॉट प्रोवोकिंग है। तो मैं अपने जो हमारे साथ जुड़े हुए ऑडियंस हैं उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। और जब तक वो अपने क्वेश्चंस के लिए हैंड रेज करें, सर मेरे मन में भी कुछ क्वेश्चंस आपके इस बात को सुनने के बाद आए हैं, तो मैं अपने क्वेश्चन से ही शुरुआत करना चाहूँगी। तो सर सबसे पहली बात तो मुझे एक चीज़ जो बात समझ आ रही है कि क्या नेशनल टेक्निकल नेशनलिज्म के बाद से ग्लोबलाइजेशन, जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का एरा है, क्या उसका एंड होना शुरू होगा या हो रहा है? जैसे चाइना की जो आप एक्टिविटीज बता रहे हैं। नहीं, मैं समझ गया, मैं बताता हूँ। रिवर्स ग्लोबलाइजेशन चलेगा। कोरोना के बाद हर एक देश अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हमारे यहाँ भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भरता, लोकल के लिए वोकल, वो सारी बातें की है। तो एक प्रकार से आने वाले समय में इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स भी अफेक्ट होगा, क्योंकि इन्फेक्शन का डर रहेगा, लोगों की आवाजाही भी होगी, और इसलिए हम अपना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ये सारा हमें करना होगा। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्ट हम खुद अपने बनाएं। तो अब मुझे लगता है कि हमको मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स की बात सोचनी चाहिए। ये जो विदेशी प्रोडक्ट्स की बजाय जो अगर हम अपने प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, और एक तरह से ग्लोबलाइजेशन का नुकसान हमें हुआ, वास्तव में ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ, बल्कि बड़े इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज को हमारे मार्केट्स को कैप्चर करने का मौका मिला। जैसे उदाहरण के लिए आज हम देखते हैं, जैसा मैंने कहा कि आज वर्ल्ड का 28% मैन्युफैक्चरिंग अकेला चाइना ने कैप्चर कर लिया, 17% अमेरिका के पास है, 7% जापान के पास है। तो 52% वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग पे 3 कंट्रीज के पास ही चला गया। अब जर्मनी को और जोड़ दो तो 60% वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में 220 देश है, 220। तो इससे ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी पैदा हो रही है। 1820 में हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाले देश और लोएस्ट पर कैपिटा इनकम वाले देश की इनकम में अंतर केवल 1:3 का था, आज वो 1:400 का हो गया। तो इसमें टेक्नोलॉजी और किसी भी देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर किसका कंट्रोल है, इसी पे निर्भर करता है। सर एक क्वेश्चन मन में भी आ रहा है। हाँ, ऐसा ध्यान में आता है कि पिछले कुछ टाइम में जो भी रिसर्च हो रही है वो कंज्यूमर गुड्स में हो रही है। तो हमारा जीवन ना हमको याद है उसमें बहुत आरामदेह हो चुका है। क्या इस कंज्यूमर गुड्स की रिसर्च में कहीं लगाम लगाने की जरूरत महसूस नहीं होती? उससे हमारा जो सामाजिक जीवन है, सामाजिक विकास है, कहीं न कहीं अवरुद्ध भी हो रहा। तो क्या कहीं इसको लगाम लगाने की जरूरत महसूस होती? नहीं, मतलब भारत में तो कंज्यूमर गुड्स की रिसर्च भी नहीं हो रही है। चाहे फूड प्रोडक्ट्स को ले लें, चाहे हम आगे दूसरे प्रोडक्ट्स को ले लें, इंजीनियरिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को ले लें, तो मूल रूप से कहीं भी जो चीजें हम कंज्यूम करते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग अगर हमको करनी है, और उनकी मैन्युफैक्चरिंग अगर हमको करनी है, तो फिर उसकी जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उसकी रिसर्च हमारी होनी चाहिए। लेकिन आपका प्रश्न का मैं सोचता हूँ एंगल दूसरा है। ये जो हमारे आजकल उपभोगवाद बढ़ रहा है, एक प्रकार से हम जिस प्रकार से ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं, तो जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, धारणक्षम विकास की, तो जब तक हमारा कंजम्पशन सस्टेनेबल नहीं होगा, जैसे उदाहरण के लिए आज हम जितनी बिजली का उपभोग कर रहे हैं, तो हमारे सारे थर्मल पावर प्लांट्स को फुल कैपेसिटी में हम चलाएं तो 75 करोड़ टन कोयला चाहिए। आज भी हम 35-40 करोड़ टन कोयला मतलब जो है जला रहे हैं। तो वी आर डिप्लीटिंग द क्रस्ट ऑफ अर्थ टू दैट एक्सटेंट कि हर साल उतना 30-35 करोड़ टन अगर धरती की गोद से हम निकालते हैं, कितने दिन तक वो चलेगा, नंबर एक। और उससे जितना कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो पर्यावरण में जा रही है, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और लगभग हम देखते हैं कि धरती का तापमान बढ़ने का साथ समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, और हिमालय के लगभग जो है 6000 ग्लेशियर का आकार 1/3 कम हो गया है। तो अगर मान लो यही ग्लोबल वार्मिंग हुई और हिमालय के सारे ग्लेशियर पिघल गए, तो गंगा जो 12 महीने बहती है वो 4 महीने बारिश के मौसम में बहने वाली नदी में बदल जाएगी। तो मुझे लगता है कि यह जो सस्टेनेबल कंजम्पशन की बात होनी चाहिए, लेकिन जो कुछ भी हम अपना कंज्यूम करते हैं उनका रिसर्च हमारे ऊपर होना चाहिए, हम स्वयं करें। आज जैसे मैंने कहा था कि मोबाइल फोन में हम 4% वैल्यू एडिशन अपने यहाँ करते हैं, या इवन हम फूड प्रोसेसिंग में भी हम अपना आजकल बहुत सारी मतलब जो है फॉरेन उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि रिसर्च हमें करनी चाहिए,
और हमारी बेसिक रिसर्च हाई टेक्नोलॉजी के लिए, हमारा डिफेंस के लिए, आज भी इसरो में हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स लगते हैं आधे से ज्यादा इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब है चाहे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, चाहे वो आज शिप बिल्डिंग के और मैंने जो उदाहरण दिए थे, चाहे उस क्षेत्र में है, हमें आज हम अपनी मेट्रो ट्रेन इंपोर्ट करनी पड़ती है। अगर हम बुलेट ट्रेन भी है तो हम जापान से ला, तो आवश्यकता इस बात की है कि हम जब तक अपने खुद के प्रोडक्ट डेवलप नहीं करेंगे, अगर हम आधी ट्रेन की आधी स्पीड की भी अगर बुलेट ट्रेन खुद बनाएंगे तो धीरे धीरे हम बेहतर बुलेट ट्रेन बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। और अगर वो हमने नहीं किया तो हम हमेशा के लिए टेक्नोलॉजी में दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। जी सर, थैंक यू सर। सर जी सर, पूछिए सर। सर मैं भी भारत शुरू से ही स्वदेशी टेक्नोलॉजी का या स्वदेशी तकनीक का पक्षधर रहा है, और हम शुरू से ही यहाँ अपनी टेक्नोलॉजी पे ही काम करते आ रहे हैं। ये निश्चित है कि अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी बना करके सक्षम होना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन हुआ है और उसका मुझे लगता है कि एक प्लानिंग के तहत भारत को या कुछ देशों को इसका एक बड़ा नुकसान भी हुआ है। तो जब हमें अगर अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है तो इसके लिए अपने जो पर्टिकुलर इंजीनियरिंग कॉलेजेस और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ ये सारी चीज़ें बदलनी होंगी। तो सर इस बारे में कुछ हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं या कुछ इस टाइप का चल रहा है, मैं ये जानना चाहूँगा। ऐसा अभी नहीं हुआ है, लेकिन हमारा आग्रह ये रहता है कि हमको कंसोर्शियम अप्रोच पे जाना होगा, उद्योग सहायता संघ। जैसे उदाहरण के लिए फिरोजाबाद में कांच के 500 कारखाने थे, आज उसमें से 125 बचे हैं, 400 बंद हो गए। बंद इसलिए हो गए कि वहाँ चीन से जो कांच का सामान आता है वो 1200-1300 डिग्री के फर्नेस में बनता है तो ड्यूरेबल होता है, यहाँ 600-700 डिग्री के फर्नेस में बनता है। अब वो छोटे मैन्युफैक्चरर की ताकत नहीं है, उसके लिए हम अगर सारे ही जो छोटे छोटे उद्योग हैं उन सब का एक उद्योग सहायता संघ बना दें वहाँ उस क्लस्टर का, जिसमें कोई नॉमिनल कंट्रीब्यूशन हर साल वो दें, और वहाँ की आसपास की NIT इंजीनियरिंग कॉलेजेस वो भी उनके साथ जुड़ जाएं, और उसके साथ ही सरकार उसमें पैसा दे। आज अमेरिका में 1984 में उन्होंने एक कानून बनाया था, कोऑपरेटिव रिसर्च एक्ट, और उसके तहत वहाँ 1000 से ज्यादा कंसोर्शियम है, और लगभग हर एक कंसोर्शियम में आधे से लेके 80% तक उसके R&D एक्सपेंसेस जो है सरकार रिइंबर्स करती है। और एक मैजुकाटो की पुस्तक है दी एंटरप्रेन्योरियल स्टेट, उसमें इस पूरे को किया है कि इंटरनेट से लेके मोबाइल फोन सब कुछ अमेरिका में कुछ डेवलप हुआ, उसमें 80 से 90% खर्चा सरकार का है कंसोर्शियम के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि हम भी अगर ऐसा कंसोर्शियम, जैसे IT कंपनीज मिलके 20 कंपनियां मिलके, तो अगर मान लो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज मिलके, और वो अगर डेटा एनालिसिस का सॉफ्टवेयर बनाने की सोचो तो बना सकते हैं। भाई क्यूटोसिस का आप बनाओगे, रिग्रेशन का आप बनाओगे, टाइम सीरीज का, मतलब मुझे लगता है कि हमको कंसोर्शियम अप्रोच में जाना होगा। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, जब सारे वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट अमेरिका में ही बनते थे, बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के, और यूरोप में कोई बड़ा हवाई जहाज बनता ही नहीं था, और वो छोटे छोटे एरोस्पेस स्पेयर पार्ट्स बनाते थे अमेरिकन कंपनियों के लिए। तो यूरोप की 4 देशों ने मिलकर अपना एक कंसोर्शियम बनाया, उद्योग सहायता संघ बनाया, एयरबस कंसोर्शियम। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन, और हर इन सभी देशों में जो छोटे छोटे एरोस्पेस स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां थी, उन सब का यह उद्योग एयरबस कंसोर्शियम बना, और उन्होंने अपना काम बांट लिया। आप इसका दरवाजा बनाओगे, आप इसका रडर बनाओगे, आप इसका प्रोपेलर बनाओगे, ऐसा सारा काम बांट लिया और एयरबस लेके आए, और अब वो एयरबस कॉर्पोरेशन के रूप में है। तो मुझे लगता है कि हमको अपने 400 इंडस्ट्री क्लस्टर्स हैं, उन 400 इंडस्ट्री क्लस्टर्स में से प्रत्येक क्लस्टर के आसपास जैसे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेज है, जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं, या जो NIT है या IIT हैं, उन सबको उद्योगों को मिलके, और कहीं ना कहीं उनका मतलब प्री कॉम्पिटिटिव स्टेज की जो रिसर्च है, इसमें कई तरह के कंसोर्शियम के अलावा कोऑपरेटिव रिसर्च डेवलपमेंट एसोसिएशन भी बनती है। इस तरह का कोऑपरेटिव रिसर्च डेवलपमेंट
डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी होता है, तो भाई उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया, दो एनआईटी के बीच में, एक आईआईटी के बीच में, 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बीच में और 200 कंपनियों के इंडस्ट्री क्लस्टर के बीच में, तिरुपुर का नेट ईयर्स का है। और फिर उसके बाद में वो देखें कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट हम कैसे करें, यानी कि यूरोप में किस प्रकार के गारमेंट्स की डिमांड है। आज हर एक इंडस्ट्री में हमारा ऑब्सोलिसेंस हो रहा है। उदाहरण के लिए वर्ल्ड के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में हमारा 6.5% शेयर था, आज वो 3% से कम रह गया। बांग्लादेश और वियतनाम का 6% से ऊपर हो गया। तो अब अगर हमको अपना टेक्सटाइल में टेक्नोलॉजी ऑब्सोलिसेंस ओवरकम करना है तो हमें इस प्रकार की कंसोर्शियम अप्रोच की बात सोचनी। जी सर। सर काफी सारे क्वेश्चंस जो हम लाइव चल रहे हैं तो वहां से भी आ रहे हैं, तो उनमें से मैं कुछ क्वेश्चन और लूंगी। तो हमारे एक ऑडियंस ने उन्होंने पूछा है कि भारत इतनी समृद्ध विरासत से रहा है, सर आपने बहुत सारे एग्जांपल्स जब अपनी बात शुरू की तब रखे भी, और उसके बावजूद भी सर आज के टाइम में हम नहीं कर पा रहे। चाइना यही काम बहुत आसानी से कर पा रहा है, तो सर इसका क्या रीजन है? चाइना एक सरकार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, कंप्यूटिंग में चाइना कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था। अब हमारे देश में हम हार्डवेयर बनाते थे, जेनिथ थी, विप्रो भी बनाती थी, धीरे धीरे हम उसमें से विड्रॉ हो गए। चाइना ने लिनोवो नाम की कंपनी बनाई थी 2,40,000 युआन से। उस समय 1 युआन बराबर 1 रुपया था, तो 2,40,000 रुपए से लिनोवो छोटी सी उन्होंने एक कंपनी बनाई। धीरे धीरे 2005 तक भी उनका टर्नओवर $3 मिलियन से ज्यादा नहीं था। अचानक चाइनीज सरकार ने उनको, लिनोवो को सपोर्ट किया और उन्होंने आईबीएम का पर्सनल कंप्यूटर्स डिवीजन खरीद लिया। उसके बाद उन्होंने जापान में एनईसी का पर्सनल कंप्यूटर्स डिवीजन खरीद लिया और आज लिनोवो वर्ल्ड की लार्जेस्ट पर्सनल कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। इसमें कहीं ना कहीं इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच एक परस्पर तालमेल इस तरह का चाहिए, जिससे कि हम मतलब जो है एक टारगेट लेके और आने वाले 5 साल में हमको किस किस सेक्टर में किस किस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए, और उसके लिए हमको मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और R&D का इकोसिस्टम डेवलप करना होगा। जैसे एक मैं अभी कहीं मुझे एक मौका लगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो कंट्रीज काम कर रहे हैं उनमें 700 एंटाइटीज है। उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज के रिसर्च डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें कुछ अपना कंपनियां हैं, उसमें कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे सारे हैं। उन 700 में इंडियन एंटाइटी एक भी नहीं है, लेकिन 40% काम करने वाले लोग इंडियंस हैं। तो मेरा कहने का मतलब है इंडियंस में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन हमारी प्रतिभा का उपयोग दूसरे जो कॉर्पोरेशन हो ना, हमें अपना इस प्रकार के चाहे उद्योग सहायता संघों के माध्यम से, चाहे हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के कंसोर्शियम बना के आगे बढ़ें, और चाहे हम अपना कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन, लेकिन हमको टारगेटेड रिसर्च करनी होगी, तभी जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे। जी सर। सर और भी जैसे आप देखिए ना, मैंने जो कहा बायडू जो किया, अब जीपीएस का अल्टरनेटिव उन्होंने बनाने की सोची, सर्च इंजन गूगल का अल्टरनेटिव उन्होंने बना लिया है, वो उससे धीरे धीरे वो उस मार्केट में आएंगे। तो हमें भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके, सर्च इंजन से लेके सभी तरह के और ब्रिक एंड मोर्टार प्रोडक्ट्स में भी हमको अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना होगा। और हमारा प्रोडक्ट घटिया हो या अच्छा हो, हमको कहीं ना कहीं अपने नेशनल नॉर्म्स इस प्रकार के बनाने होंगे कि हम अपने प्रोडक्ट्स को ही आगे बढ़ाएं। जी सर, ये थ्रेट हमको समझ में भी आ रहा है और काफी सालों से हम इस पे बात भी कर रहे हैं, लेकिन हम अभी तक भी कोई कॉन्क्रीट डिसीजन क्यों नहीं ले पाते कि हम इन सब चीजों पे, इन डायरेक्शंस पे आगे बढ़ पाए। हमारे पास अच्छे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे यहाँ मैन पावर जो ब्रेन है उसकी भी कमी नहीं है। ये कमी कहाँ आ रही है सर, की जो चीजें हैं उस डायरेक्शन में जा ही नहीं पा रही उस तरह से? देखिए, थोड़ा तो इसमें गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना होगा। जैसे इंडस्ट्री कंसोर्शियम्स बनाने के लिए हमको, तो ठीक है सरकार की क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम है, लेकिन उस क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम को हमको जब तक कंसोर्शियम अप्रोच में नहीं बदलेंगे, और मूल रूप से बहुत कुछ इसमें सरकार के स्तर पर ही करने की जरूरत हो जाती है, क्योंकि हमको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट भी करना होगा
और साथ में नॉर्म्स भी हमको वो अडॉप्ट करने होंगे। जैसे मैंने जो कोड एक्ट का उदाहरण दिया था कि भाई कोड एक्ट को हमने छोड़ दिया और हम जीएसएम पे चले गए, अब वो पॉलिसी इंटरवेंशन था। अगर हमने मान लो हमारे यहाँ चाहे 2G उतना नहीं फैलता, मोबाइल उतना नहीं फैलता, लेकिन हमने अगर कोड एक्ट पे काम किया होता, तो आपको कोड एक्ट का पढ़ के सुनाता हूँ कि कोड एक्ट के बारे में लोगों का क्या कहना है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो कितनी इफेक्टिव टेक्नोलॉजी थी कोड एक्ट की। Code Act, India's own wireless local loop technology, which went through a rough patch before getting validated in the country, has been highly appreciated by UNDP, United Nations Development Program, ने उसको किया as a fast and cheaper mode of accessing internet in developing countries, soon after being conferred the National Award for Successful Commercialization of Indigenous Technology. उसके बाद में हमने छोड़ दिया। आगे उसकी वो इकोनॉमी बताते हुए कहते हैं जॉइंटली डेवलप्ड बाय टेनेट ग्रुप, IIT चेन्नई, एनालॉग डिवाइसेस एंड मिडास कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजीज। द टेक्नोलॉजी इज क्लेम टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट पर लाइन टेलीफोन कनेक्शन फ्रॉम 40,000 to 10,000। ऐसे पूरा मैं इतना तो कहने का मतलब ये कि उस इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी को हमने छोड़ के आगे बढ़ गए, उस पर हमने काम नहीं किया। तो आवश्यकता इस बात की हम का आज भारत ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं हमको पॉपुलराइज करने की जरूरत है। सर एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से आता है कि जहाँ पे हम इतनी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और जिस तरह से AI आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रहा है, ऑटोमेशन होते जा रहे हैं, और इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री है, तो एक ये जो इशू अनस्किल्ड लेबर और अनएम्प्लॉयमेंट का भी हमारे सामने खड़ा हुआ है, ये सर सब चीजें कैसे मीट आउट होंगी कि सबके जो सिचुएशन है सबके लिए विन विन हो जाए? ये सर ये सिचुएशन कैसे हो सकती है? इसके लिए अब मैं थोड़ा सा टेक्नो नेशनलिज्म से बाहर निकल के उसको भी जोड़ूंगा। देखिए, हमको कहीं ना कहीं अपनी सारी पॉपुलेशन को एम्प्लॉय करने के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग में और इकोनॉमिक प्लानिंग में डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है। मैं छोटा सा आपका वो जो आज इंडिया के पास दुनिया की सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड है, एरेबल कल्टीवेबल लैंड है, 16 करोड़ हेक्टेयर किसी के पास नहीं है, उसमें से केवल 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन इरिगेटेड है। और हमारा जो 20 करोड़ हेक्टेयर मीटर पानी नदियों में बहकर चला जाता है, उसका अगर हम ठीक उपयोग करें तो करीब 14-15 करोड़ हेक्टेयर जमीन को इरिगेट कर सकते हैं, और भारत दुनिया की 2/3 जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को फिर पूरा कर सकेगा और वर्ल्ड फूड पावर अगर बन जाता है। लेकिन अब हमारे पास 2 करोड़ टन अनाज सरप्लस पैदा होता है, आलू टमाटर सब फेंकना पड़ता है, तो हमको कहीं ना कहीं गाँवों में फूड सिस्टम की बात सोचनी होगी कि हम मतलब वहाँ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स अगर हम डेवलप करें तो वो बहुत एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव होगा। विलेज लेवल एंटरप्राइजेस, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, उन सब के माध्यम से टमाटर से चाहे हम टोमेटो पेस्ट बनाएं, या जैसे आज उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद फर्रुखाबाद आलू की सबसे बड़ी मंडी है एशिया की, लेकिन हमारा और करीब 40 लाख टन आलू सरप्लस होता है, और वो खाने और बीज के बाद अगर हम उससे पोटैटो के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में फार्मर्स को पार्टनर बनाएंगे, तो आज की तारीख में हमारी 50% पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है, और कुल 74% जो रूरल पॉपुलेशन है हम उनको विलेज लेवल एंटरप्राइजेस और इसमें। लेकिन AI के लिए हम ऑटोमेशन पर अपना 85% लेबर को रिप्लेस कर दिया रोबोट से, उस पर नहीं जाना है। लेकिन आज जैसा मैंने कहा हेल्थ में डायग्नोस्टिक्स के लिए, या जैसे आज IIIT हैदराबाद ने सेतु नाम का ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया कि वो मतलब जो है 6-7 सेकंड में 1000 वर्ड्स की स्पीड से ड्राफ्टिंग हो सकती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट की लॉयर की पिटीशन हो, चाहे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समाधान अगर भारत देगा तो दुनिया भर से पैसा हमारे ऊपर बरसेगा, और अगर हमको ये सारे AI के सॉल्यूशंस अगर दुनिया से लाने पड़ेंगे तो हम एकदम पैसे से धुल जाएंगे, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इतना गड़बड़ा जाएगा कि रुपए की कीमत भी गिरती चली जाएगी। इसलिए हमको AI के इनोवेशंस भी करने होंगे जहां जहां हमको आवश्यक है, चाहे हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक्स, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज, इवन आज HR में किसी 1.5 लाख एम्प्लॉइज वाली कंपनी में एट्रिशन रेट क्या होगी तो उसमें वो काम ले रहे हैं। अब जैसे मशीन लर्निंग से प्रिडिक्टिव एनालिसिस से चाहे किसी कंपनी में एट्रिशन रेट का प्रिडिक्शन करना हो तो भी हो रहा है, और चाहे सेल्फ ड्रिवन कारें भी बन रही है।
बल्कि मैं एक जैसे सिनेरियो देखता हूँ कि आने वाले समय में हमको पूरी दुनिया में भी और भारत में भी ये सोचना होगा हम किस सीमा तक जाएं। आज मशीन लर्निंग बेस्ड प्रिडिक्टिव एनालिसिस से आप 250 मीटर के रेडियस में 360 डिग्री में कार के चारों ओर बहुत रिलायबली देख के कार को सेल्फ ड्रिवन कार में बना रहे हैं। आने वाले 5 साल 10 साल बाद अगर ये सेल्फ ड्रिवन कारें मार्केट में आ गई तो निश्चित मानकर चलिए कि फिर हो सकता है कि कारों की डीलरशिप भी खत्म हो जाए। कोई कंपनी दिल्ली में 10,000 कारें डाल देगी। भगवती प्रकाश अपना यूनिवर्सिटी से निकला और अपने मोबाइल पे 3 क्लिक करेगा और जो नियरेस्ट खड़ी हुई कार होगी वो मेरे पास आके खड़ी हो जाएगी, मैं उसमें बैठ जाऊंगा, एयरपोर्ट चला जाऊंगा, मेरे मोबाइल के गेटवे से पेमेंट कर दूंगा और वो हो गया। तो आने वाले समय में एआई क्या करेगी, मुझे लगता है आपके हमारे जैसे जो टेक्निकल एजुकेशन या दूसरी एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, हमें ये सिनेरियो क्रिएट करना होगा और हम अपनी जनसंख्या को कैसे बचाएं, किस सीमा तक हमको इस ऑटोमेशन पे जाना चाहिए, किस सीमा तक उस पर रोक लगनी चाहिए। तो हमें मुझे लगता है कि बड़ी डरावना सीन कई बार मुझे दिखाई देता है कि अगर इस पूरे सिनेरियो में हम जाएंगे तो इसके सबके लिए हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, जिससे कि हमको उसके लिए सोशल एंटरप्राइज की तरफ जाना होगा। हमारे गीत संगीत, हमारा एथनिक फूड, इस सब के साथ लोगों को जोड़ना होगा। तो हमें ये करना होगा कि एआई में एडवांस रिसर्च करके हम जितनी फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं, दुनिया को समाधान दे के वो लाएं और अपने देश में हम सारे लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए किस प्रकार की डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, और उसके लिए डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का एक सिद्धांत, आप किसी एक ब्लॉक को ले लीजिए गांव के, वहां पर कितना पशुधन है, वहां पर कितने मैन पावर है, वहां पर कौन से रॉ मटेरियल है, वहां पर कौन से मिनरल प्रोड्यूस है, वहां पर कितनी खेती की उपज है, इन सब लोगों को फ्रूटफुली कैसे हम एम्प्लॉय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सेंट्रलाइज प्लानिंग की बजाय हमको डिसेंट्रलाइज प्लानिंग करने की जरूरत है ब्लॉक पे और जिला लेवल पे, और अगर उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे तो देश की सारी जनसंख्या को भी हायर कर सकेंगे और पूरी दुनिया का इंटेलेक्चुअल नेतृत्व भी कर सकेंगे। जी सर। मतलब क्वेश्चंस तो मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन सर मैं क्योंकि टाइम लिमिटेड है, एक क्वेश्चन सर मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि कोविड-19 के बाद इस कंट्री में आप क्या देखते हैं, चीजें कैसे बदलेंगी और इसमें टेक्नोलॉजी और टेक्निकल नेशनलिज्म ये सब मिलके इस सिनेरियो को इंडिया के पक्ष में कैसे ला सकते हैं सर, थोड़ा सा इस पे जरूर हाईलाइट करिए। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, हो सकता है वो भी एक पार्टिसिपेंट बन पाए। देखिए, स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा डर यह है कि अभी कॉर्पोरेट हायरिंग्स बिल्कुल एकदम होल्ड पे है और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का होगी नहीं हो सकता। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा कि रिवर्स ग्लोबलाइजेशन होगा, और रिवर्स ग्लोबलाइजेशन में जब हमारे देश में 4 तरह की मैन्युफैक्चरिंग एनहांस होगी। एक वो जैसे हम सोलर पैनल, मैंने कहा 90% चाइना से आते हैं, अब हम चाइना से नहीं लाएंगे तो अपने देश में बनेंगे। एक हमारी इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स का हम पार्ट बने हुए हैं। आज हमारी एक्टिव फार्मास्यूटिकल ऑलमोस्ट 70% चाइना से आ रहे हैं, $24 बिलियन के। अगर हम उस इंटरनेशनल सप्लाई चेन से निकल के और ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स अपने देश में बनाना शुरू करते हैं, आज भारत स्टैंडर्ड 6 के जो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैं उनके करीब 40% पार्ट्स चाइना से आ रहे हैं। ये जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो आएगी तो निश्चित रूप से भारत एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमिक पावर्स में कोविड के बाद डेवलप होगा, क्योंकि जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है और उससे अगर हम हर फील्ड में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएंगे तो आज जहां हमारे पास केवल असेंबली लाइन है, चाइना से पार्ट्स आके और हम असेंबल कर रहे हैं, जब पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हुई डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन के साथ, तो जैसे उदाहरण के लिए लीजिएगा कि खिलौना आज हमारे देश में 90% टॉयज बाहर से आ रहे हैं। अब अगर वो खिलौने की कार देश में बनेगी तो उसकी प्लास्टिक की बॉडी माउल्ड बनाने के लिए हमको 2 करोड़ रुपए का ऑर्डर देना होगा, उसका माउल्ड बनवाएंगे, उसके बाद उसमें एक कॉइल लगेगी, तो वो जो कार बनाने वाली, खिलौने की कार बनाने वाली कंपनी कॉइल बनाने वाले को ऑर्डर करेगी, तो कॉइल वाले का काम चलेगा, उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। कॉइल वाला को एनामल्ड वायर चाहिएगा तो वो वायर एनामलिंग कंपनी को ऑर्डर जाएगा, उसमें वायर एनामलिंग वाली कंपनी में हमारे यूथ को रोजगार मिलेगा। वायर एनामलिंग कंपनी वापस कॉपर वायर खरीदेगी तो कॉपर ड्राइंग मशीन में मतलब जो है काम मिलेगा, कॉपर ड्राइंग मशीन वाला कॉपर इनगोट खरीदेगा,
लगता है कि कोविड के बाद जो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एनहांस होगी, उससे कई गुना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और कई गुना वैल्यू एडिशन होगा, और उससे हम एक सेल्फ सस्टेन डेवलपमेंट के फेज में जाएंगे। शायद हो सकता है कि ये कोविड के बाद का जो हमारा एक बहुत ही सुनहरा मतलब जो विकास का पथ बने। जी सर, एक क्वेश्चन मैं लास्ट में है, हमारे साथ डॉक्टर NP कौशिक साहब भी जुड़े हैं, जो आप अच्छा, नमस्कार, एक्स वाइस चांसलर RTU कोटा हैं। सर क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सर, डू वी नीड चेंजेस इन आवर एजुकेशन सिस्टम, वेदर आवर न्यू एजुकेशन। सर पूछना चाह रहे हैं कि हम ये जो हमारी नई हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंज की जरूरत लग रही है इन सबको देखते हुए, और क्या हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी इन इश्यूज को एड्रेस कर रही है? एजुकेशन में बिल्कुल आमूल परिवर्तन की जरूरत है। आज जैसे मैं भी, हमारे यहाँ BTech कराते हैं, MTech कराते हैं, PhD भी कराते हैं, और हिंदुस्तान की ज्यादातर यूनिवर्सिटी NITs आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ाने के लिए कम से कम 16 GB रैम का कंप्यूटर सिस्टम चाहिए। इंडिया की 90% यूनिवर्सिटीज में आज हम 4 GB रैम के कंप्यूटर्स पर पढ़ा रहे हैं, और आज हम भी अपने यहाँ MSc PhD केमिस्ट्री में करा रहे हैं, लेकिन हमारे पास गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफ नहीं है, HPLC नहीं है। आज कई यूनिवर्सिटीज PhD करा रही है, मान लो इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, टेस्टिंग बेड नहीं है। तो हमारी एजुकेशन में रिसोर्सेज हमको इन्वेस्ट करने की जरूरत है, और आवर एजुकेशन इज हाईली स्टार्व्ड ऑफ फंड्स। सबसे पहली चीज तो हमारी ये है। दूसरा, हमारे कैरिकुलम में जिन टेक्नोलॉजीज को हमको आने वाले समय में जरूरत है, उसका कहीं हमारा नामो निशान नहीं है, और इसलिए कहीं ना कहीं हमको अपना कैरिकुलम में, मतलब आप देखिए इंडिया में जो रिवॉल्यूशन आया IT का, वो आया गलियों में जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से उन्होंने हमारे उसको किया था। लेकिन आज जब AI का दौर आ रहा है तो हम अपना उसको नहीं एंटिसिपेट कर पा रहे। तो मुझे लगता है कि हमको हर फील्ड में एजुकेशन को रिवाम्प करने की जरूरत है, और एजुकेशन की हमारी 3 समस्याएं बड़ी हैं। सबसे पहला, क्वालिटी और इनोवेटिवनेस में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो बेंचमार्क है उनसे हम बराबर पिछड़ते जा रहे हैं। दूसरा, आवर एजुकेशन इज गेटिंग डिसजंक्ट फ्रॉम आवर नेशनल इथोस। और तीसरा, वी आर नॉट एबल टू इनग्रेन इथिक्स एंड वैल्यूज इन द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो मुझे लगता है कि हमारी एजुकेशन में इन तीनों ही बातों को हमको जोड़ना होगा, तभी जाकर हम ठीक से अपना मतलब आगे बढ़ पाएंगे। एक कुछ कोशिश हम कर रहे हैं सर इस डायरेक्शन में, जो लास्ट पॉइंट आपने बोला है वैल्यू एजुकेशन के रूप में, और सर इसके बारे में कभी मौका होगा तो सर हम आपसे डिस्कस और भी गहराई से करेंगे। सर, एक क्वेश्चन हमारे पास डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा जी हैं, जो मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं एक आपको टोकता हूँ। आज की तारीख में हम सब जगह इंडियन इथोस इन मैनेजमेंट एंड वैल्यूज इन मैनेजमेंट, पूरे हिंदुस्तान की ऑलमोस्ट 70% कैरिकुलम में ये है। लेकिन मैंने जो कहा ना, वी आर नॉट एबल टू इनग्रेन द एथिक्स एंड वैल्यूज इन द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द पासिंग आउट स्टूडेंट। स्टूडेंट 80% मार्क्स ले आता है एथिक्स एंड वैल्यूज में, लेकिन वो जब तक उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा तब तक वो बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए हमको टीचिंग पेडागोजीज बदलनी होगी। उस तरह के इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, वैसी बोध कथाएं, मतलब उसका पेडागोजी बिल्कुल आपको अलग करनी है। सर, जैसे जब यदि थोड़ा सा कभी टाइम होगा या ऑनरेबल वाइस चांसलर सर आपसे शेयर करना अभी चाहें तो, सर जो अभी जो ह्यूमन वैल्यूज, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पे जो हम काम कर रहे हैं सर, वो जो नॉर्मल एथिक्स पे अभी तक जो हम थियोरेटिकल बातें कर रहे थे सर, ये उससे पूरा डिफरेंट है। वहाँ हम स्टूडेंट के साथ जिस तरह से ये चीजें शेयर कर रहे हैं, तो हमारा पर्पस बिल्कुल सर आप जो कह रहे हैं वही है। और कुछ हद तक अभी जो 2 साल के हमारे एफर्ट्स हैं वो कुछ इस तरह के रिजल्ट्स भी शो करने शुरू हैं। तो सर ये भी एक मौका होगा तो आपसे उसके बारे में भी हम पूरा अपना काम बताना चाहेंगे। सर, एक क्वेश्चन मैं लेकर अपनी बात को, आज की क्वेश्चन आंसर सेशन को खत्म करूंगी। सर, हमारे एफिलिएटेड कॉलेज IIT अलवर में से डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा जी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर, व्हाट आर द मेजर एरियाज इन विच प्रोडक्शन कैन बी टेकन अप इन इंडिया कंसीडरिंग द फ्यूचर ग्लोबल डिमांड। देखिए, एक तो आज की तारीख में हम फूड प्रोडक्ट्स, इनकी तो डिमांड हमेशा रहेगी ही, उसमें कोई वो नहीं है। जो कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स में टेक्सटाइल्स की रहेगी, तो जो कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड रहेगी। लेकिन अब आजकल इन सभी में जिस तरह से
एआई का जो समावेश होने वाला है, और एआई इज गोइंग टू बी वर्सेटाइल एवरीवेयर, और इसलिए हमें कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना स्थान देना होगा। दूसरी, जो नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अब जैसे उसमें भी हमको चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी की बात सोचनी होगी। उदाहरण के लिए, क्या हमारे पास लिथियम नहीं है, कोबाल्ट नहीं है, हमने उसकी रॉ मटेरियल सिक्योरिटी भी कहीं से नहीं ली है। चाइना ने ऑलमोस्ट लेटिन अमेरिका और अफ्रीका में 40% इनके रिजर्व्स कैप्चर कर लिए। तो हमारे पास लिथियम बैटरीज की रॉ मटेरियल सिक्योरिटी नहीं है, और लिथियम बैटरी का लाइफ पूरा होने के बाद उस लिथियम को कहाँ डिस्पोज ऑफ करेंगे? क्या हमको हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जाना चाहिए क्या? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करने से वाटर ही बाई प्रोडक्ट होगा, और उसमें बिना बैटरी के हम सीधा कंटिन्यूअस वो हाइड्रोजन, और जैसे टाटा मोटर्स ने इसरो के साथ मिलकर और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर और अपना हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड बसेस डेवलप किए, मुझे लगता है कि हमें अपने देश में एक तो राइट चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी देखना होगा हर एक फील्ड में, हर प्रोडक्ट में, क्योंकि उसमें अभी हम इतना नहीं जा पाएंगे, लेकिन हर एक फील्ड में एक तो राइट चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी हमको देखना होगा। और इसलिए जो मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं उस प्रोडक्ट में भी किस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, दैट बिकम्स वेरी क्रूशियल। जैसे लिथियम आयन बैटरी की बजाय क्या हमको सोडियम आयन बैटरी की तरफ नहीं जाना चाहिए क्या? तो उस पर भी काम हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें अपनी यूनिवर्सिटीज में इस बात पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की जरूरत है कि हमारे थ्रस्ट एरियाज ऑफ रिसर्च क्या होने चाहिए, और उन थ्रस्ट एरियाज ऑफ रिसर्च में हमको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की बात सोचनी चाहिए। हम लाखों टन डिटर्जेंट हर रोज यूज करके और नालियों में वो जा रहा है, धीरे धीरे अल्टीमेटली एक समय ऐसा आ जाएगा कि हमारे सारी वाटर बॉडीज पोल्यूट हो जाएगी। तो क्या हमको मतलब बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स की टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप करनी चाहिए क्या? अभी जो डिटर्जेंट्स हम काम ले रहे हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो कहने का मतलब यह है कि ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन केमिस्ट्री, इन सारी चीजों को भी हमको देखना होगा। तो आने वाले समय में हमें अपनी एजुकेशन और अपनी मैन्युफैक्चरिंग, इन दोनों को क्लब करना होगा, और मैन्युफैक्चरिंग में हमको जहां तक हो सके उन प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहिए जो एक तो आने वाले समय में जिनकी डिमांड होगी, और दूसरा दे शुड बी इको फ्रेंडली। जी सर। जी सर, बहुत सारी बातों का जो बहुत बात चलती रहती है, सोच में आती रहती है। आज बहुत सारी क्लैरिटी सर आपने की, तो मैं पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से इस थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन के लिए सर आपका दिल से धन्यवाद अदा करूंगी। और हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर भी कुछ कहना चाहते हैं। जी सर। मैं सभी सुनने वालों से एक अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि बहुत सारे प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं। उन सब प्रश्न को आप अपने चैट बॉक्स के माध्यम से या जिस ईमेल एड्रेस से हम जुड़े हैं उसके माध्यम से, जिस भी माध्यम से हम तक पहुंचा दे, तो हम इन सब को संकलन करके और उसको कैटेगराइजेशन करके और अगली किसी वार्ता में माननीय भगवती प्रसाद जी से समय लेके और उसको इससे भी और बेहतर तरीके से आयोजित कर पाएंगे। इतनी सी मैं उनको जानकारी। बिल्कुल सर।